प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 13 से हल समझेंगे। प्रश्न 13 कहता है बिंदुओं A ब्रैकेट में दे रखा है -2,2 और कैपिटल B ब्रैकेट में दे रखे हैं 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि रेखाखंड जो AB है उसको जो है 4 बराबर भागों में जो विभाजित करने वाले बिंदु होंगे उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 13, यहां पे जो रेखाखंड दे रखे हैं, एक रेखाखंड खींचेंगे, नाम दे दिया, ये पहली रेखाखंड है ना। पहली रेखाखंड का जो पहला बिंदु ये A हो गया, यहाँ पे दूसरे बिंदु को हमने B मान लिया। अब यहाँ पे A के बिंदु दे रखे हैं -2,2 दे रखे हैं और यहाँ पे जो B बिंदु है उसके बिंदु दे रखे हैं 2,8। अब यहाँ पे देखिएगा इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 बिंदु मान लिया। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास P1 है, फिर हमने मान लिया ये हमारे पास P2 है और फिर मान लिया हमने P3। यानी कि P1, P2, P3 जो है रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। देखिएगा ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। देखिए 4 भाग हो गए। तो यहाँ पे हमें रेखाखंड जो AB है, इस AB के ऊपर जो 3 बिंदु हैं ये क्या करते हैं, रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माना P1, P2 तथा P3 रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। यहां पे मैंने हिंदी लिखा हुआ है, माना P1, P2 तथा P3 रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करता है। अब देखिएगा इसके 4 समान भाग कौन से होंगे, यहां पे लिख देते हैं। अर्थात AP1 ये पहला भाग हुआ, AP1 और फिर P1, P2 दूसरा भाग हो गया और फिर यहां पे देखिएगा P2, P3 ये तीसरा भाग हो गया, P3B ये आपका चौथा भाग हो गया। यानी 4 भाग हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अब हमें यहाँ पे जो बिंदु है यानी P1 और P2 और P3 इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक, क्योंकि यही बिंदु जो है वो रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम P2 के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो P2 है वो AB का मध्य बिंदु है और जब मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए AB, तो AB में आपका दे रखा है, तो AB का जो मध्य बिंदु होगा वो कौन सा होगा, P2 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर हम आपसे कहें बिंदु A और P2 का मध्य बिंदु कौन सा है, P1 है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। फिर P2 और B का जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा, P यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम P2 के निर्देशांक निकालेंगे क्योंकि AB का जो मध्य बिंदु है वो P2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे P2
ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। P2 जो है ए बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं, मध्य तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से, ये फार्मूला होगा, क्या होगा, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से। सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पे हम बिंदु लिख लेते हैं, यानी P2 है AB का मध्य बिंदु है, तो AB के जो है बिंदु लिए जाएंगे, क्योंकि हमें P2 के तो निकालने हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल A के बिंदु क्या है, -2,2, और कैपिटल B के बिंदु क्या है, 2,8। नाम दे दीजिए, x1 y1 मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा x1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, x2 के स्थान पे आप 2 लिखेंगे, बटे में 2 आपका चल रही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 0 बचेगा, नीचे 2 आएगा। अगर ऊपर 0 नीचे कोई संख्या होती है तो सब आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा y1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2, y2 के स्थान पे आप 8 लिखेंगे, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 बटे आपका 2 हो गया। यहाँ पे देखिएगा इधर लिख देते हैं, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी बटे का 1 माना नहीं जाएगा, तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। तो हमें P2 के निर्देशांक ज्ञात करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड में P2 के निर्देशांक, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P2 के निर्देशांक। तो यहाँ पे P2 के जो निर्देशांक होंगे वो आपके हो जाएंगे, x वाला मान पहले लिखते हैं 0,5। P2 के निर्देशांक क्या आ गए, 0,5 आ गए, ठीक है। यहाँ पे 0,5 हमने लिखा हुआ है। इसके बाद हमें P1 के निर्देशांक हम लोग निकाल लें, ठीक। P2 निकालने के बाद अब हमारा बचा P1 और P3 बचा, ठीक। तो अब चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0,5 तो हमारा P2 के निर्देशांक आए हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे P2 है तो P2 के निर्देशांक क्या है, 0,5 है। चित्र में हमने बना दिया जिससे हमको अच्छा समझ में आएगा, 0,5 है। अब देखिएगा अब हम P1 के निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे जो P1 है, यहाँ पे लिख दीजिए P1 रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। P1 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। और हम यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं, जब P1 AB का यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे AP2 लिखेंगे, एक गलती से लिख गया, यहाँ पे लिखेंगे AP2, यानी P1 जो है रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है, ठीक। AP2 का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे A और P2 के बिंदु लिए जाएंगे। तो A है -2,2 और यहाँ पे P2 जो है यहाँ पे 0,5 है, ठीक है। यहाँ पे नाम दो x1 y1 x2 और y2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए x1 के स्थान पे -2,
x2 के स्थान पे 0 बटे में 2 लिख देंगे, 2 में से 0 0 हट जाएगा तो यहाँ पे -2 बटे 2 हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि x का मान हमें -1 प्राप्त हुआ। ठीक, x का मान हमें -1 प्राप्त हुआ। y बराबर जब निकालोगे y1 के स्थान पे 2 लिखोगे, y2 के स्थान पे आपका 5 हो गया, बटे में 2, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, बटे में 2, y का मान हमें 7 बटे 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो x का मान -1, y का मान हमें 7 बटे 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P1 के निर्देशांक, अतः P1 के निर्देशांक, तो P1 के निर्देशांक जो होंगे वो हमारा x का मान आया है -1 और y का मान कितना आया है 7 बटे 2। इस प्रकार से P1 के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, P3 के निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ये P1 के निर्देशांक आ गए, ठीक है, -1, 7 बटे 2 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जब हल करते हैं तो हमें यहाँ पे अब हमें P3 के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। किसके ज्ञात करने होंगे, P3 के ज्ञात करने होंगे। चलिए P3 के ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P3 जो है रेखाखंड P2B, बात को समझिए, यानी P3 जो है वो रेखाखंड P2B। अगर इसको हम इतना मिटा दें, ठीक, चलिए इतना मिटा देते हैं, अब तो आप समझ जाएंगे। तो P2B का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, P3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P2B, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P2B, एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है, P3 है। P3 रेखाखंड P2B का मध्य बिंदु है। ठीक, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। जब सूत्र लगाओगे P2B के बिंदु लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम P2 का बिंदु कौन सा है, 0,5 और B का बिंदु कौन सा है, 2,8 लिख देंगे। नाम दो x1 y1, x2 और y2 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर निकालो तो x1 के स्थान पे 0 लिखोगे, x2 के स्थान पे आपका 2 बटे में 2 हो जाएगा, 2 ऊपर है, बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 हट जाएगा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। y बराबर निकालोगे तो y1 के स्थान पे आप 5 + 8 हो जाएगा, बटे में 2, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 बटे 2 हो जाएगा। y का मान हमें 13 बटे 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अतः P3 के निर्देशांक, तो यहाँ पे देखिएगा हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है, और y का मान 13 बटे 2 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से P3 के निर्देशांक आ गए। P3 के निर्देशांक 1,13 बटे 2 आया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से P1 के निर्देशांक अभी हमने निकाला था तो 0,5 प्राप्त हुआ है। नहीं, P2 के निर्देशांक जो है 0,5 प्राप्त हुआ है। P1 के निर्देशांक अभी हमने निकाला था -1,7 बटे 2 प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें P3 के निर्देशांक, तो P3 के जो निर्देशांक है वो 1,13 बटे 2 हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इस सवाल में हमें P1, P2 और P3 ये बिंदु थे जो कि रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते थे, और हमें इन P1, P2, P3 के हमें निर्देशांक बताने थे। तो निर्देशांक आ चुके हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 14 कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं इन्हें ABCD चतुर्भुज है, 4 बिंदु हैं। माना दिए गए बिंदु कैपिटल A ब्रैकेट में आपका है 3,0 कैपिटल B दे रखे हैं, 4,5 मान लिया गया। A वाला 3,0, B वाला 4,5 हो गया। और यहाँ पे C वाला बिंदु दे रखे हैं -1,4 और कैपिटल D के बिंदु हैं वो क्या दे रखे हैं
-2, -1, -1, -2, -1 ये क्या है, जो कि समचतुर्भुज के शीर्ष है, जो कि क्या है, समचतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, जो कि समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो देखिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, समचतुर्भुज का फार्मूला बना देते हैं। यहाँ पे एक हमने समचतुर्भुज बनाया हुआ है। समचतुर्भुज का मतलब है समान चारों भुजाएं होती हैं। ठीक, ये समचतुर्भुज है। यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको इधर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह देते हैं ये ए बी सी और डी, क्योंकि हमेशा हर सवाल में हमने ए सी और बी डी विकर्ण हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। यहाँ पे जो ए दे रखा है, तो ए के बिंदु कितने हैं, 3,0 लिख देते हैं। डी के जो बिंदु है, सबसे पहले बी के बिंदु लिख दीजिए, 4,5 दे रखे हैं। और सी के जो बिंदु हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, -1,4 दे रखे हैं, जो कि हमने लिखा हुआ है। डी के जो बिंदु हैं -2, -1 हैं। अब देखिएगा, ये समचतुर्भुज के शीर्ष है जो दिए गए बिंदु हैं। तो हमसे कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम तब निकाल सकते हैं जब हमें विकर्ण पता हो। तो विकर्ण इसमें कितने हैं, 2, क्योंकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, यानी AC और BD 2 विकर्ण हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण AC बराबर निकालेंगे। तो विकर्ण AC बराबर जब निकालोगे तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, जो हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में फार्मूला पढ़ा था, बीच की दूरी का, वही वाला सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। AC के आप बिंदु लिख लीजिए। तो AC के बिंदु है A 3,0 तथा C आपका है, तो C वाले आपके बिंदु कौन से, -1,0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3,0 -1,4 है, यानी C का जो बिंदु है -1, क्या है, 4 दे रखे हैं। नाम दे दो x1 y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इन मानों को अब यहाँ पे देखिएगा, जब ऐसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए x2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। x1 के स्थान पे यहाँ पे -3 लिखोगे। होल आप क्या करोगे, स्क्वायर। x2 के स्थान पे -1, x1 के स्थान पे आपका 3 हो गया। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। y2 के स्थान पे आप 4 लिखोगे, और यहाँ पे y1 जो आपको दे रखा है वो आपको 0 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया। होल आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे -3 -1 आपका जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। -4 का होल आप स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पावर सामने ये प्लस का निकलेगा, यानी कि आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 16 हो जाएगा। 16 आप जोड़ोगे तो आपका कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। 32 का आप वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा, 2 1 कम 2, 2 6 2 6 12, 2 6 16, 2 6 8, 2 गुना 4, 2 1 कम 2 हो गया। जिसका जोड़ा बनेगा उसे रूट के बाहर लिखेंगे, यानी 2 2 बार 1 2 होगा, 1 2 होगा, यानी कि 32 का जो आपका गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 4√2 आ गया। कितना आ गया, 4√2 आ गया। यहाँ पे जो आपका AC विकर्ण है, यहाँ पे कितना आ गया, 4√2 आ गया। अब हम लोग कौन सा विकर्ण निकालेंगे, BD विकर्ण निकालेंगे। चलिए अब हम लोग BD विकर्ण निकालते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें विकर्ण पता हो। तो AC निकाल चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे विकर्ण BD। जब विकर्ण BD लिखोगे तो यहाँ पे BD बराबर भी फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे BD के हम लोग बिंदु लिख लेंगे। तो यहाँ पे BD का जो बिंदु है, पहला वाला 4,5 दे रखे हैं, और यहाँ पे देखिएगा दूसरा वाला बिंदु क्या है, D वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे D वाला जो बिंदु है -2, -1 है। तो यहाँ पे देखिएगा इन मानों को सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले मान लो, ये आपका x1 है, y1
यहाँ पे x2 और क्या करेंगे y2 करेंगे। x2 के स्थान पे आपका माइनस का 2, x1 के स्थान पे आपका 4 हो जाएगा, y2 के स्थान पे -1, y1 के स्थान पे आपका 5 हो जाएगा। होल आप स्क्वायर करेंगे, -4 -2 आपका माइनस का 6 हो गया, होल आप स्क्वायर करेंगे, -5 -1 आपका होल आप स्क्वायर हो जाएगा। पावर सम है प्लस का निकलेगा यानी 36, यहाँ पर भी आपका 36 हो जाएगा। 36 36 आप जोड़ दीजिए तो आपका कितना होता है, 72 होता है। 72 को हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 हो गया, 2 अठैया 36, 2 9 18, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिएगा जिसका जोड़ा बनेगा उसे रूट के बाहर लिखेंगे, यानी कि 2 2 बार है तो 1 2 लिया जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं, घनमूल तो निकालते नहीं है। वर्गमूल में जोड़ा को ही 1 बार लिखा जाता है, यानी 2 2 बार है 1 बार 2 लिखेंगे। 3 2 बार है तो 1 बार लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल 2 है, ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि 72 का जो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा तो आपका 6√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा BD का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ है 6√2। तो इस प्रकार से हमें 2 विकर्ण प्राप्त हो चुके हैं। पहला विकर्ण जो है वो हमें 4√2 प्राप्त हुआ है और दूसरा विकर्ण जो है वो हमें 6√2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कौन चीज, विकर्णों का गुणनफल, ये आपका फार्मूला होता है, तभी तो हमने विकर्ण निकाले हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, कोई भी चतुर्भुज हो 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण कौन से हैं, AC गुणे BD। तो AC का मान अभी हमने कितना निकाला है, AC का मान हमने 4√2 निकाला है और BD का मान कितना निकाला है, 6√2 निकाला है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया। 2 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो आपका 12 हो जाएगा। √2 की गुणा √2 से करोगे तो केवल आपका 2 बचेगा। याद रखिए रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी होती है सेम होती है तो रूट हट जाता है। अगर हम आपसे कहें √5 और √5 दोनों की अगर गुणा करते हो तो केवल 5 बचेगा, ठीक है। रूट के अंदर अगर सेम संख्याएं होती हैं, अगर उनकी आपस में आप गुणा करते हैं तो आपका जो निशान होता है अंडर रूल का वो हट जाता है, यानी √6 की गुणा करोगे तो केवल 6 बचेगा। √5 की गुणा √5 से करोगे तो केवल 5 बचेगा। अगर हम आपसे कहें √2 की गुणा अगर हम √2 से करेंगे तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 गुना 24, यानी कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो 24 आ गया। यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया हुआ है वो 24 वर्ग इकाई आया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 15 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 15 कहता है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। सवाल नंबर 15 जो है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पे देखिएगा इसका हल हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा बिंदु, यहाँ पे एक वृत्त दे रखे हैं। सबसे पहले एक हम लोग सर्कल बनाएंगे, यानी एक वृत्त है हमारे पास। देखिए ये हमने एक वृत्त बना दिया है बोर्ड पे। अब देखिएगा इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, ठीक। जब भी वृत्त बनाओगे तो केंद्र तो होगा ही है। अब यहाँ पे देखिएगा AB व्यास दे रखा है। वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। याद रखिएगा वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो आपकी व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होकर जाती है वही व्यास है, यानी AB आपका व्यास है। तो परिभाषा में क्या बोला गया है, परिभाषा में यह है कि वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है,
सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के अंदर खींची जाती है वो वृत्त की क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा केंद्र दे रखा है, केंद्र क्या दे रखे हैं, 2,-3 दे रखे हैं, और यहाँ पे बी के निर्देशांक 1,4 दे रखे हैं। हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो यहाँ पे ए के जब निर्देशांक निकालने हैं तो इसको हम x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। और यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, माना बिंदु ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक हम यहाँ पे मान लेते हैं निर्देशांक ए, माना बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो क्या है, x, y है। ठीक, x, y है, माना बिंदु ए के निर्देशांक जो है वो x, y है, इसलिए यहाँ पे हमने a के स्थान पे x, y हमने लिखा हुआ है। अब देखिएगा हमें a के निर्देशांक निकालने हैं। अब आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखिए ये व्यास है AB, तो व्यास जो है AB है, तो AB और केंद्र क्या है O, तो AB है, तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु के सूत्र से लगाएंगे, ठीक है, फार्मूले से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मानोगे x1 y1, और यहाँ पे आप क्या कहोगे x2 y2 कह दोगे, और यहाँ पे केंद्र को हमने x और y नाम दे दिया। यानी अगर इस सवाल में x और y के मान आ जाएंगे वही हमारे क्या होंगे, a के निर्देशांक होंगे। अब देखिएगा हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र मध्य बिंदु के, सबसे पहले आप ये लिख दो बिंदु O, यहां पे लिखेंगे बिंदु O जो है व्यास, बिंदु O जो है व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बिंदु O जो है वो व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है। और जब ये मध्य बिंदु है तो हम सूत्र लिखेंगे तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से देखिएगा सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे हमारे पास x1 है, तो सबसे पहले x के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, x लिखोगे, x2 के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, y के स्थान पे क्या लिखोगे, -3, y1 के स्थान पे आपका y हो गया, y2 के स्थान पे 4, समझ रहे हैं, बटे में क्या लिखेंगे, 2, गुणा कर दीजिए, 2 दूना आपका 4 होता है, x प्लस 1, 4 की तरफ आप 1 को लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, 4 में से 1 को जब घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, यानी x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 की गुणा आप 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, y प्लस 4, 6 की तरफ आप माइनस का 4 ले आओगे, ठीक है, यानी 6 की तरफ आप 4 लाओगे तो माइनस का हो गया, -6 -4 आपका जुड़ जाएगा, यानी माइनस का कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, इस प्रकार से x का मान हमें यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का हमें 10 प्राप्त हुआ है। ठीक, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, a के निर्देशांक हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु a के निर्देशांक, अतः बिंदु A के निर्देशांक, और यही हमें सवाल में क्या करना था, ज्ञात करना था। तो यहाँ पे ये बताइए, तो यहाँ पे x का मान हम पहले लिखेंगे, यानी 3, -10 हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 15 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 16 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 16 देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, सवाल नंबर 16 में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है।
यानी बाह्यता विभाजित करता है। सवाल आसान है, इससे पहले भी हम लगवा चुके हैं इस तरीके के। तो यहां पे सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। रेखाखंड कहते किसे हैं? बार बार हम रेखाखंड आपको बता रहे हैं। रेखाखंड की परिभाषा यह होती है, यानी रेखा का ही एक रूप होता है, यानी रेखा का वह रूप जिसमें दो अंत बिंदु स्थित होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। याद रखिएगा, रेखाखंड को हम आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते हैं, दोनों और बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी ए को और बी को हम आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक, रेखा का वह रूप जिसमें दो अंत बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है, उसे रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पे ए के बिंदु दे रखे हैं -3, -4 दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बी के जो निर्देशांक हैं 2, 1 दे रखा है। यहाँ पे जो P है, यहाँ पे P के जो मान दे रखा है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। नाम दे देते हैं x, y, और यहाँ पे बाह्यता कहता है तो M1:M2 का मान दे रखे हैं 3:4, नहीं 3 आपका 2 दे रखे हैं सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बाह्यता विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्यता विभाजन के सूत्र से, बाह्यता विभाजन के सूत्र से ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा बाह्यता विभाजन के सूत्र से आपका फार्मूला होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में हम लोग क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, लेकिन बाह्यता है, बाह्यते में आपका माइनस का निशान लगता है। ठीक, अंतः में आपको प्लस का लगाना होता है। फिर यहाँ पे y बराबर लिखेंगे m1y2 माइनस m2y1 बटे में m1 माइनस m2। तो यहाँ पे देखिएगा x1 y1, यहाँ पे x2 y2 मान दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, x2 के स्थान पे आप 2 लिखोगे, m2 के स्थान पे आपका 2 हो गया, x1 के स्थान पे -3, m1 माइनस m2 3 - 2 हो जाएगा। x बराबर 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो गया, 3 में से 2 को घटाओगे 1 बचेगा, 6 आपके 12 होते हैं, बटे का 1 हम क्या करेंगे, हटा देंगे। x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है। y बराबर निकालिए, तो यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, y2 के स्थान पे आपका 1 हो गया, m2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे -4, यहाँ पे m1 माइनस m2 है तो 3 - 2 हो जाएगा। 3 एकम आपका 3 माइनस प्लस 2 × 8 हो गया। यहाँ पे 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। y का मान हमें 11 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पे अतः बिंदु P के निर्देशांक आपके क्या होंगे, तो यहाँ पे आपका P है, तो P के जो निर्देशांक है यानी x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 11 प्राप्त हुआ है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।